Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum was first observed in the late 19th century and was termed ergastoplasm. उसके बाद ईयर 1945 में पोर्टर, क्लाउड और फुलम ने साइटोप्लाज्म के अंदर फाइन, ब्रांच्ड और लेस लाइक नेटवर्क के स्ट्रैंड्स देखे। पोर्टर और थॉमसन के अनुसार ये लेस लाइक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से जुड़कर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो जनरली पूरे साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये पाए जाते हैं। इस नेटवर्क को इसके एंडोप्लाज्मिक लोकेशन के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्म मीन्स प्रोटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क या जालिका। अकरेंस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन सेल्स में और पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, जबकि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यानी कि मैमेलियन आरबीसी के अलावा ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये एग्स और अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल्स में स्मॉल और अनडिफरेंशिएटेड होता है। स्पर्मेटोसाइट्स और मसल सेल्स में फ्यू वेसिकल्स ही पाई जाती हैं, फ्यू वैक्यूल्स ही पाई जाती हैं। मसल सेल्स में इन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum occurs in two forms. एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अग्रेन्युलर रेटिकुलम भी कहते हैं। इसकी एंडोमेम्ब्रेन्स स्मूथ होती हैं, दैट इज विदाउट राइबोसोम्स। इनकी मेम्ब्रेन्स पर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली उन सेल्स में पाई जाती हैं जो स्टेरॉइड्स सिक्रीट और सिंथेसाइज करती हैं या जिनमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड्स मेटाबॉलिज्म होता है। ये पेस्टिसाइड्स और कार्सिनोजेंस को भी मॉडिफाई और डिटॉक्सिफाई करते हैं। स्मूथ ईआर में कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की इंटरकनेक्टेड सीरीज होती हैं। फाइन ट्यूब्यूल्स विद ग्लाइकोजन फॉर्म ग्लाइकोसोम्स जो लगभग 50 से 500 nm की स्फेरॉइडल होते हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये स्मूथ ईआर? फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, ल्यूकोसाइट्स
और रेटिनल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ग्रैन्युलर रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो माइन्यूट ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स 100 से 150 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर के होते हैं और इनका एवरेज 40% पार्ट RNA और 60% पार्ट प्रोटीन का होता है। रफ ER मेम्ब्रेन की फ्लैटेंड शीट्स की तरह अरेंज्ड रहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली बिजी सेल्स में पाए जाते हैं। यानी कि जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होती हैं उन सेल्स में पाए जाते हैं। कौन सी होती हैं ऐसी सेल्स? फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स, गोबलेट सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स एक्सेट्रा। ये इन सभी सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए रफ RER यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूशन में पाया जाता है। यदि किसी सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंस में है तो वहाँ पर उस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा और जिस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। ये दोनों ही फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि दोनों आपस में स्मूथ RER बन सकता है और रफ स्मूथ बन सकता है। मॉर्फोलॉजी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म, डायमेंशन और कैरेक्टर्स में ग्रेट वेरिएशंस दर्शाता है। इसकी मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूस शीट बनाती हैं enclosing a single highly convoluted space called endoplasmic reticulum lumen or cisternal space। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के गुण होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन को साइटोसोल से सेपरेट करती है और सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के रैपिड ट्रांसफर को इंडिकेट करती है। कई प्लेसेस पर ER मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इससे ये क्लियर होता है कि सेल्स के आउटर कंपार्टमेंट से सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म से सीधे ले जाया जा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंडो मेम्ब्रेन्स में 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज है साइटोप्लाज्मिक फेज या प्रोटोप्लाज्मिक फेज और दूसरा है ल्यूमिनल फेज। जैसा कि नाम बता रहा है साइटोप्लाज्मिक फेज, इट इज डायरेक्टेड अपोज्ड टू द साइटोसोल। Ribosomes are attached to this phase of the rough endoplasmic reticulum. Luminal phase, it lies towards the cisternal space and borders the cavities of rough ER and smooth ER. Now, the components of endoplasmic reticulum.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम लेंगे सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को हम कहते हैं लेमिले भी कह सकते हैं। ये इलोंगेटेड, फ्लैटेंड और यूजुअली अनब्रांच्ड ट्यूबुलर वेसाइकल्स होते हैं जो पैरेलल रोज में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये इलोंगेटेड हैं, फ्लैटेंड हैं और अनब्रांच्ड हैं। सिस्टर्नी न्यूक्लियस के चारों ओर सक्सेसिव लेयर्स बनाते हैं और 40 से 50 माइक्रोन थिक होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव सेल्स जैसे लिवर सेल्स, पैनक्रियाज और ब्रेन सेल्स में ही पाई जाती हैं। सेकेंड कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स। डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये स्मॉल स्मूथ वॉल्ड ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्पेसेस होते हैं जिनका डायमीटर लगभग 50 to 190 मिली माइक्रोन होता है। ये स्टेरॉइड सिंथेसिस करने वाली सेल्स में पाई जाते हैं और ये मसल सेल्स और दूसरी नॉन सेक्रेटरी सेल्स की साइटोप्लाज्म में हैफेजर्डली अरेंज्ड रहते हैं। थर्ड कंपोनेंट है वेसाइकल्स। डायग्राम में देखिए, ये राउंडेड, स्फेरिकल या ओवल स्पेसेस होती हैं जिनका डायमीटर लगभग 35 to 500 माइक्रोन होता है और ये प्रोटीन सिंथेसाइज लिवर या पैनक्रियाटिक सेल्स में बहुतायत में पाई जाती हैं। तो ये तो थे 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। Now comes the ultrastructure of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is formed of double unit membrane और प्रत्येक मेम्ब्रेन की थिकनेस 5 से 6 nm होती है और एक रेटिकुलम दूसरे रेटिकुलम से 70 to 100 मिली माइक्रोन की इंटरसिस्टर्नल स्पेस से सेपरेटेड रहते हैं। ये स्पेस वेरिंग ओपेसिटी के मटेरियल से भरी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में थिनर, मोर स्टेबल और लेस फ्लूइड होती हैं, but it has higher ratio of proteins. एंजाइम्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से एंजाइम्स इसकी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं? वो है स्टीरेजेस, NADH साइटोक्रोम, C रिडक्टेज। थर्ड एंजाइम है NADH डाइफॉस्फोरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फोर्थ एंजाइम है मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase एंड फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। तो ये तो एंजाइम्स ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं। ये एंजाइम्स क्या फंक्शन करती हैं? फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स, एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एक्सेट्रा। सेकेंड फंक्शन है इनका सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स एंड L-एस्कॉर्बिक एसिड। साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं एरोमेटाइजेशन में, हाइड्रोक्सिलेशन में भी ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। साथ ही हेल्प करते हैं ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मेलोजेंस
डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो ये तो थे फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन। लास्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसको हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वैक्यूलर सिस्टम साइटोप्लाज्म के कोलॉइडल मैट्रिक्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड फंक्शन है इसका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। वैक्यूलर सिस्टम की मेम्ब्रेन्स सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं एंड आइसोलेट द मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड और डिलीवर्ड and regulate exchange between the inner and outer compartments. थर्ड फंक्शन है इसका इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और वेरियस सब्सटेंसेस के इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन में एंगेज रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पॉलीराइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए सरफेसेस होते हैं। एंड फैसिलिटेट्स एक्टिविटी ऑफ mRNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स में रिलीज और स्टोर की जाती हैं और सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लूकोज फॉस्फेट एंजाइम के एक्शन द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन डिपोट से विड्रॉल से रिलेटेड होते हैं। यानी कि ग्लाइकोजन डिपोट से ग्लूकोज को निकालना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन डिपोट से ग्लूकोज को रिलीज करना कहलाता है ग्लूकोजेनोलाइसिस। Now the synthesis of lipoproteins. Smooth ER is involved in the synthesis of lipids. In Golgi membranes, glycerides रफ ER में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन से एसोसिएट होकर लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इंट्रासेल्युलर इम्पल्स कंडक्शन। पहले भी हमने पढ़ा था कि मसल्स में ER को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The sarcoplasmic reticulum present in the sarcoplasm of the striated muscle cells acts as an intracellular conducting system, transmitting impulses from the surface membrane or sarcolemma into the deep regions of the muscle fiber. नेक्स्ट फंक्शन है ER का डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेसेस कई एंडोजेनस और एक्सोजेनस कंपाउंड्स का डिटॉक्सिफिकेशन कर देती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ATP सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स साइट्स होती हैं फॉर द ATP सिंथेसिस।
in the cell. ATP is used as a source of energy for all the intracellular metabolism and transport of materials. यानी कि सेल के द्वारा किए गए प्रत्येक काम के लिए सेल की एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। लास्ट फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन्स, यानी कि ईआर से दूसरी मेम्ब्रेन्स भी बन सकती हैं। कैसे बनेंगी ये हम नीचे देखेंगे। सेल्स के दूसरे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी मेम्ब्रेन ईआर से ही डिफरेंशिएट होती हैं। कैसे होती हैं ये हम देखते हैं। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्मॉल वेसाइकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये हमने पढ़ा ही है सेल डिवीजन में। ये डिसइंटीग्रेटेड स्मॉल वेसाइकल्स मेटाफेज के समय स्पिंडल के पोल्स की तरफ मूव करती हैं और टेलोफेज स्टेज में ये फ्रेगमेंटेड वेसाइकल्स और ईआर के एलिमेंट्स माइग्रेट होकर क्रोमोसोम ग्रुप्स के चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये एलिमेंट्स फ्यूज होकर कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती हैं। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।